नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी का कंप्यूटर साइंस देख रहे हैं। उसका पहला चैप्टर देख रहे थे अभी, और पहले चैप्टर जो कंप्यूटर सिस्टम टॉपिक है उसमें हमने पहले दो टॉपिक सब टॉपिक्स एक्चुअली वो देख लिए हैं। कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। तो तीसरे पर आते हैं, हम लोग कंप्यूटर मेमोरी पे आएंगे। ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन लोगों के लिए जो बीपीएससी ट्री देना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट एग्जाम यानी कि बीपीएससी ट्री 2 में आपका 3 क्वेश्चन डायरेक्टली इस वीडियो से आया हुआ था, राइट। तो सीधा सीधी लिखा हुआ था, हम ऐसे गूगल करते हैं हमको नहीं मिलता है, बट हमको पता ही नहीं होता कि भाई 11-12 एनसीईआरटी में वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने कोर्स पे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़, ठीक है। अपने मित्रों को भी बताएं कि यहाँ पर हम लोग क्लास 11-12 पढ़ रहे हैं, और जो भी बच्चे हैं क्लास 11-12 के तो उनको तो मतलब बता ही दे कि मतलब यहाँ पर चल रहा है ऐसा कुछ, राइट। चलिए आ जाइए टॉपिक पे। तो हमारा जो ये टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी, इसमें सबसे पहला जो हम बात करते हैं दैट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम का बात करते हैं। किस चीज़ का बात करते हैं इसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम। हो सकता है आप लोगों के लिए स्पीड थोड़ा कम हो, क्योंकि मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको 1.25 या 1.5 पे देख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक। चलिए, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसकी सबसे पहले बात होती है किस चीज़ में? कंप्यूटर मेमोरी के अंतर्गत। क्या है ये बाइनरी नंबर सिस्टम? तो क्या कर है इसमें कि कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटर system uses this to store and process data, ठीक है, प्रोसेस डेटा। अब इसमें जो बाइनरी बोला गया, बाइनरी मतलब क्या होता है? 0 या फिर 1, यानी कि 2 की बात हो रही है यहाँ पर। तो कौन कौन से हैं इसमें बाइनरी डिजिट्स? कौन कौन से आ जाएंगे? बाइनरी डिजिट्स हमारे पास कौन से हैं? 0 और 1, ठीक है। ये दो इसके बाइनरी डिजिट्स हैं, ठीक। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी 0 और 1 जो है उसको इंडिविजुअली हम लोग बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं, राइट। ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन है या मेमोरी है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी है। क्या है? 0-1 में स्टोर करते हैं, 0-1 में प्रोसेस करते हैं, सब काम 0-1 में ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी बोलते हैं। कंबाइंड इसको हम लोग बिट्स बोलते हैं, या फिर बिट बोल लीजिए आप। बिट्स नहीं होगा, बिट ही होगा, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअली हम बात करना चाह रहे हैं, इसका बिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बिट है, वो बिट जो है मिला के वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलता है ये बिट जो है, सो 4 बिट अगर वर्ड है, 4 बिट वर्ड है, तो हम इसको क्या बोल लेते हैं? बहुत ही आसान सा है, अपना निबल बोल लेते हैं, निबल, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं कुछ 100 1010, राइट। अगर ये 8 बिट वर्ड है, 8 बिट वर्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइट बोल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी 8 मतलब 0-1 में कोई सा भी आप जो वैलिडेट करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए 1111111, कोई सा भी जो भी 8 उसमें बिट हो, राइट, वो अपने बाइट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि जब हम बिट्स को ग्रुप कर देते हैं, ग्रुपिंग ऑफ द बिट्स इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। तो अभी वर्ड का जो डेफिनेशन है वो कहाँ से आता है? 4 बिट वर्ड है, 8 बिट वर्ड है। तो वर्ड किसी भी प्रोसेसर के लिए जितना वो एक बार में जितने बिट का वो चीज़ को ये कर पाता है, मतलब प्रोसेस कर पाता है, उतना उसको वर्ड बोल लेते हैं, ठीक है। अगर 16 बिट वर्ड बोला है, मतलब कि 16 बिट का वो एक बार में प्रोसेस कर पा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हम यहाँ कहना चाह रहे हैं? बेसिकली बिट्स ग्रुप्ड टुगेदर क्या बनता है? वर्ड बन जाता है ये, ठीक है। बिट्स को जब हम ग्रुप कर देते हैं तो वर्ड बन जाता है। अब इसमें जो है बिगर चंक्स ऑफ बिट्स क्या होता है? इसमें क्या हो जाएगा फिर? नेक्स्ट अपना क्या है? बिगर चंक्स ऑफ बिट्स, ठीक है। या फिर वर्ड बोल लीजिए, बिट्स ही रहने देते हैं ना, क्योंकि हम लोग बिट में ही डील करेंगे। तो बिगर चंक्स का भी कुछ कुछ नाम है, जो नाम अपने को जनरली पता ही है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहला तो क्या है हमारा?
जो इनिशियल हमने देखा वो देखा 4 बिट जो था वो क्या था, निबल था। 4 बिट इक्वल्स टू 1 निबल, ठीक है। 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, ठीक है, ये बाइट हो जाएगा। 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 किलो बाइट। अब मैं ये केबी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कॉमन टर्म है किलो बाइट, ठीक है। 1024 किलो बाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, किलो के बाद मेगा। 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू 101 मेगा, मेमोरी से जीबी बन जाता है, जीबी, ठीक है। 1024 जीबी। अब जीबी तक तो आसान था, जीबी के बाद भी एक आसान है, जीबी के बाद 1 टीबी, टेराबाइट, ठीक है। इसका पूरा नाम लिख लेते हैं टेराबाइट, क्योंकि यहाँ से स्पेलिंग का ये हो सकता है टेराबाइट। टेराबाइट खा जाऊँगा मैं 1024 जीबी लेकर के, है ना, टेराबाइट। इसके बाद 1024 टीबी इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट, पेटाबाइट, ठीक है। 1024 पेटा बाइट इक्वल्स टू 1 एक्साबाइट, एक्साबाइट, ठीक है। 1024 एक्साबाइट इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, पेटा एक्सा, फिर जोटा, जेटा बाइट, जेटा बाइट, एंड 1024 जेटा बाइट इक्वल्स टू 1 योटा बाइट, योटा बाइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें अपने को टेराबाइट तक तो याद रहता है, ये 1024 जीबी का 1 टीबी होता है, 1 टीबी का हार्ड डिस्क होता है, 2 टीबी का हार्ड डिस्क होता है। यहाँ से थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग शुरू हो जाता है। दैट इज 1024 टीबी जो है वो 1 पेटा एक्सा जेटा योटा, PEZY, ठीक है। कैसे इसको याद रखेंगे, PEZY है ये, ठीक है, PEZY, पेजी, ठीक है। पेजी याद रखेंगे, अपना काम हो जाएगा, राइट। अब आ जाइए कि ये हमने क्या देख लिया, बाइनरी सिस्टम देख लिया। बाइनरी सिस्टम से हमने उसकी चंक्स वाले जो वर्ड्स बन रहे थे, बिट्स से वर्ड्स बन रहे थे, उनका हमने ग्रुपिंग देख लिया। ग्रुपिंग करके कहाँ तक नाम गया ये भी हमने देख लिया, राइट। इसके बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट अपना टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या जाता है, टाइप्स ऑफ मेमोरी में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ मेमोरी, TYPES, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में पहला आता है नाम प्राइमरी मेमोरी का, बहुत ही कॉमन है। क्या आता है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। और तीसरा क्या आ जाता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी की क्या खास बातें हैं, ठीक है, इसकी क्या खास बात है। पहला तो ये, कोई भी डेटा या प्रोग्राम जब भी प्रोसेस कर रहा होता है प्रोसेसर, तो उससे उसको वो क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है, ठीक है। तो प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है। ये तो सबको ही पता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हम ये बात से कह सकते हैं प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड बिफोर प्रोसेसिंग। जब प्रोसेस करते हैं उससे पहले हम उसको लोड करते हैं। इसका कहने का क्या मतलब हो गया, इसका कहने का ये मतलब हो गया कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन में है, डायरेक्ट इंटरैक्शन, ठीक है, विथ CPU फॉर कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, चाहे तो रीड होगा, कुछ पढ़ना होगा, या फिर राइट ऑपरेशन होगा, राइट
ऑपरेशन। ठीक है, तो ये अपना हो गया प्राइमरी मेमोरी। इसकी अब क्या है, दो टाइप्स हैं इसके। क्या है, दो बच्चे हैं। पहला कौन है, पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है रैम। ठीक है, दूसरा कौन सा है, रोम। रैम और रोम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो फुल फॉर्म भी लिख ही लेंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है, इसका क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है अपना, वोलाटाइल है, वोलाटाइल। कंप्यूटर बंद किया मतलब उड़ गया। रैम में क्या होता है कि जो भी सब चीज़ सामान होगा वो कंप्यूटर बंद किया उड़ गया, दैट इज़ वोलाटाइल। मैंने पावर ऑफ किया, पावर डिस्कनेक्ट किया, वो चला जाएगा उसमें से, दैट इज़ वोलाटाइल। इसमें और क्या होता है, टेम्पोररी स्टोरेज होता है, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम। जो भी पेजेस वगैरह होते हैं वो टेम्पोररी स्टोरेज होते हैं इसमें। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज टाइप का बात यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, मेन मेमोरी भी बोल लेते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी बोल लेते हैं। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है तो डेटा इसमें लोड होता है। कोई सा भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्टार्ट्स implies डेटा लोडेड इन रैम। ठीक है, ये रैम में लोड हो जाता है। तो ये इसके फीचर्स हैं, याद रहेगा आपको। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें ये वोलाटाइल था, टेम्पोररी था, जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर हो जाता है। ये क्या है, नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल। ठीक है, ये क्या है, परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है, वैसे ये जनरली परमानेंट होता है। बहुत रेयर केस में देखा जाता है कि ये टेम्पररी है। टेम्पररी नहीं बोलेंगे, परमानेंट है, लेकिन रेयर केस में एक आध बार लाइफ टाइम में, पूरा कंप्यूटर के लाइफ टाइम में जो है ना, एक आध बार कभी चेंज करना पड़ जाए या 2 बार चेंज करना पड़ जाए तो पड़ जाए, नहीं तो ये परमानेंट ही आता है। तो इस सवाल में आप इसलिए चीज़ को लेकर बहस नहीं कर सकते कि ये टेम्पररी होता है, इसको परमानेंट ही बोलेंगे। अगर 20 साल के जीवन में कोई एक बार ही उसको मतलब फॉर्मेट मार रहा है या कुछ एडिट कर रहा है तो उसको आप परमानेंट ही बोलेंगे, परमानेंट। ठीक है, रोम अपना परमानेंट हो गया। अब ये क्या है, फास्टर देन रैम। रैम से क्या है, फास्टर है। ठीक है, रोम क्या है, रैम से फास्टर है। और क्या होता है, बूट लोडर हम जनरली इसमें स्टोर्ड रखते हैं। क्या स्टोर रखते हैं, बूट लोडर, बूट लोडर स्टोर रखते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कंप्यूटर स्टार्टअप होता है ना, तो यहाँ से डेटा फेच करके रैम में आता है और फिर वो काम चलने लग जाता है। ठीक, फास्टर देन रैम, नॉन वोलाटाइल, परमानेंट, ये सब हमने देख लिया। साइज में स्मॉल ही होते हैं, मतलब रैम और रोम दोनों ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। ठीक है, रोम ज़्यादा स्मॉल साइज़ का होता है। और इसमें कौन सा पॉइंट रह गया, ठीक है, और कोई इसमें पॉइंट नहीं रहेगा। ये इतने पॉइंट्स इसमें हैं आपके। थोड़ा लाइन खींच देते तो अच्छा दिखेगा नहीं। ठीक है, ठीक, ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं कैश मेमोरी पे। तो हम इसको अभी एडिट हटा देते हैं क्योंकि अभी जगह पता नहीं कितना लगेगा, तो हम लोग जब होगा तब लिखते चलेंगे। कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्लमजी ना हो, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। अब
कैश मेमोरी में पहला पॉइंट क्या है, ये भी वोलेटाइल है। क्या है, वोलाटाइल है। ठीक है, दूसरा क्या है, फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी, फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी है। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या स्टोर करता है, कुछ स्टोर करता है। ये स्टोर्स कॉपी ऑफ डेटा दैट इज फ्रीक्वेंटली कॉल्ड फॉर। मतलब क्या हुआ कि ये कोई जो, मान लीजिए आप सीपीयू जो है वो रैम को बार बार हिट कर रहा है। मान लेते हैं कि रैम में 50 पेज पड़े हैं, 50 पेज में से 10 पेज ऐसे हैं जिसको सीपीयू को बार बार रिक्वायरमेंट है, वो बार बार उसको हिट मार रहा है। तो कंप्यूटर क्या करेगा कि 50 में से 10 पेज को, उस 10 पेज को उठा करके वो कैश मेमोरी में डाल देगा। उससे क्या होगा कि रैम और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी है, वो कैश मेमोरी अभी उसको 10 पेजेस में से कोई सा भी चाहिए होगा तुरंत उसको मिल जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड जो है वो रैम से ज़्यादा है और उसको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ रहा। दूरी में बस ऐसे ही बता रहा हूँ, बट दिमाग में आपको क्लियर करने के लिए कि चूंकि कैश के पीछे रैम खड़ा है तो उसको बार बार जाना पड़ रहा था यहाँ पर, अभी क्या करेगा, यहीं से उठा लेगा। वो जो भी फ्रिक्वेंटली यूज़ वाले पेजेस होते हैं उनको हम लोग इसमें स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, कॉल्ड, फ्रिक्वेंटली कॉल्ड फ्रॉम रैम्स रख लेते हैं। ठीक है, रैम से जो फ्रिक्वेंटली पेजेस कॉल होते हैं उनको हम लोग ला करके यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, जब भी कोई पेज का रिक्वायरमेंट होता है तो सीपीयू फर्स्ट चेक्स इन रैम, पहले वो रैम में चेक करता है और यहाँ नहीं मिलता है तभी जाके वो रैम में जाता है। माने कैश में वो पहले चेक करेगा पेज के लिए, अगर वो पेज नहीं मिला तो फिर वो रैम में जाएगा। ठीक है, अपना थर्ड आता है, यहाँ पे हमने 2 देख लिया, तीसरा हमारा पॉइंट आता है दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तीसरा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। अब इसमें क्या है, वोलेटाइल ये नहीं है, ये परमानेंट डेटा स्टोर करता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, मतलब परमानेंट डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट है और डेटा। अब इसमें क्या है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लार्ज, वेरी लार्ज कैपेसिटी ऑफ डेटा। ठीक है, वेरी लार्ज कैपेसिटी, वेरी लार्ज कैपेसिटी टू होल्ड डेटा। उन सब में क्या था, छोटा था, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। राइट, तो परमानेंट हो गया, नॉन वोलेटाइल हो गया, वेरी लार्ज कैपेसिटी हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, ये स्लो है थोड़ा, चूँकि ये सबसे पीछे आता है ना लाइन में, तो स्लो है। ठीक है, जो मेमोरी स्लो होते हैं वो चीपर भी होते हैं, चीपर। अब जिससे स्लो होगा उससे चीपर होगा। मान लीजिए रैम से स्लो है, रोम से स्लो है, ठीक है, तो उनसे स्लो है तो उनसे चीपर होगा। ठीक है, कैश से स्लो है तो कैश से चीपर होगा। जो ज़्यादा स्पीड का होगा स्टोरेज डिवाइस, जैसे रजिस्टर है तो वो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है उसमें, तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली रजिस्टर ही आता है। ठीक है, इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। सीपीयू कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली। ठीक, डायरेक्टली इसको एक्सेस सीपीयू नहीं कर सकता, इस यहाँ से पेज उठा करके रैम में लाना पड़ता है और फिर वहाँ से उसको एक्सेस करता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ईजी हार्ड डिस्क ड्राइव होता है अपना, HDD बहुत कॉमन टर्म है, HDD। उसके बाद क्या होता है, पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव होता है, CD चलता था, DVD चलता था। ठीक है, उसके अलावा एक कुछ पिछले आई थिंक 10-12 साल से 10 साल रख लीजिए, SSD चल रहा है, एक सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं इसको, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो है महंगा मिलता है ऑब्वियसली, HDD से फास्ट चलता है। HDD जो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जनरली लगा होता है दैट इज HDD। ठीक है, पहला वाला जो है दैट इज HDD जो जनरली लगा होता है। SDD जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD सॉरी, ये हमको महंगा मिलता है और ये कम ही जगह लगा मिलता है और इसका स्पीड जो है ज़्यादा होता है HDD से। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे हमने क्या देख लिया, अभी समराइज़ कर लेते हैं एक बार फोटो में ही।
ये हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गया, जिसमें हमने पहले क्या देखा, प्राइमरी मेमोरी देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, कैश मेमोरी देखा। उसके बाद हमने सेकेंडरी मेमोरी देखा। प्राइमरी मेमोरी में हमने रोम देखा, रैम देखा, ठीक है। रोम नॉन वॉलेटाइल परमानेंट था, रैम वॉलेटाइल और टेम्पररी था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा मेमोरी वाला ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 4, डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, ठीक है। तो इसका सबसे जो रफ डायग्राम होगा वो क्या होगा, सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में जाता है, राइट। अब प्राइमरी मेमोरी में नहीं मिलता है तो कहाँ जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी। तो इस तरफ जाता है तो रिटर्न भी आता है ना। डेटा सेकेंडरी मेमोरी गया है तो प्राइमरी मेमोरी से डेटा सेकेंडरी मेमोरी में अगर गया है कोई चीज़ स्टोर करने के लिए, तो सेकेंडरी मेमोरी से भी उठ के प्राइमरी मेमोरी में आता है, तो ये डबल साइड लगेगा। प्राइमरी मेमोरी से उठ के सीपीयू में जाता है तो ये भी डबल साइड लगेगा, ठीक। ये बहुत बेसिक डायग्राम है। अब ये जो आपने ये तार देखा अभी, ये जो तार देखा है, दिस वायर, ये जो आपने वायर देखा अभी, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, विच इज़ एक्चुअली फिजिकल वायर होता है, फिजिकल वायर होता है, ठीक है। अब ये बस जो है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। बस जो है वो 3 तरीके का होता है। पहला तो होता है अपना डेटा बस, डेटा बस, ठीक है। दूसरा क्या है, एड्रेस बस, और तीसरा क्या है, कंट्रोल बस, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास बस हैं। इन 3 बस के थोड़े फीचर्स देख लेते हैं। डेटा बस में क्या होता है कि डेटा बस क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स एज इन सीपीयू से आपका प्राइमरी मेमोरी से आपका सेकेंडरी मेमोरी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये डेटाबेस का काम होता है। ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ बाई डायरेक्शनल, बोथ वे डेटा फ्लोज, बाई डायरेक्शनल, ठीक। नेक्स्ट आता है एड्रेस बस। ये क्या करता है, ट्रांसफर, एड्रेस बस कैसे करता है, नाम से ही पता चल रहा है कि एड्रेस ट्रांसफर करता होगा। एड्रेस बस में बेसिकली एड्रेस चलता होगा, चढ़ के चलता होगा, ठीक है। पीपल बस में क्या होता है, लोग चढ़ के चलते हैं, तो एड्रेस बस में एड्रेस चढ़ के चलता है। तो ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर क्या होता है, contains location where read and write operation is to be performed, ठीक है। जहाँ पे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका वो ये चल कर, इसका क्या है, यूनी है या बाई है, ये यूनी डायरेक्शनल है। क्या है ये, यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, दैट इज कंट्रोल बस।
कंट्रोल बस में क्या क्या काम होता है, इसमें भी बस है तो कंट्रोल इस पर ट्रैवल करता है, राइट, सीधा सीधी। टू कम्युनिकेट कंट्रोल signals between different components of computer, ठीक है, ये इसका ये हो जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे। आपने बस देख लिया तो बेसिकली हमने क्या देखा, डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, ठीक है, तो वो उसमें बस के थ्रू होता है। बस 3 तरह का होता है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस बाई डायरेक्शनल और उसमें डेटा ट्रैवल करता है, एड्रेस बस में यूनिडायरेक्शनल एंड एड्रेस ट्रैवल करता है, कंट्रोल में कंट्रोल सिग्नल ट्रैवल करता है, ठीक है। ना ये कंट्रोल बस जो है आपके एनसीईआरटी में कंट्रोल बस को यूनिडायरेक्शनल बताया गया है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन आर्किटेक्चर। वो ये भी हो सकता है, मतलब बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि वो यूनि है या बाई है, बोथ हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में यूनि लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं, जिसके थ्रू हमको ये पता चलेगा कि कैसे हमारा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, सीपीयू है, नेक्स्ट क्या है, मेमोरी है, तीसरा क्या है, इनपुट आउटपुट है, ठीक है, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, ठीक। हमारे पास 3 बस है, ठीक है, 3 बस है, ठीक है, पहला बस, ठीक है, दूसरा बस, ठीक है, एंड तीसरा बस। ये कुछ और बन गया, बस बनाना था, है ना। ठीक है, तीसरा बस हमारा बन गया, ठीक है। तो पहला बस कौन सा है, कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस। दूसरा क्या है, मेमोरी बस है, ठीक है। तीसरा क्या है, डेटा बस है, डेटा बस। अब इसमें जो मूवमेंट है, जो ये है, तो कंट्रोल बस हमने क्या पढ़ा कि बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर बाई बना रहा हूँ, ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल होगा। एनसीईआरटी में यूनि है तो आप यूनि के हिसाब से चल सकते हैं, डायग्राम में बाई बनाया हुआ है एनसीईआरटी में भी, लेकिन यहाँ पे यूनि बना लिखा हुआ यूनि है, राइट। इसके बाद दूसरा बस कौन सा है अपना, एड्रेस बस, नहीं कंट्रोल बस मेमोरी बस थोड़ी होता है यार, एड्रेस बस होता है ना, सॉरी फॉर दिस, एड्रेस बस, ठीक है। ये क्या हमने बताया, एड्रेस बस बाई डायरेक्शनल होता है, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तीसरा कौन सा है अपना, डेटा बस, सॉरी एड्रेस बस इज नॉट बाई डायरेक्शनल, एड्रेस बस इज यूनि डायरेक्शनल। मैं फ्लो भी बताऊंगा अभी आपको, है ना, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। राइट, ये अपना बाई डायरेक्शनल था, एड्रेस डेटा बस जो था वो बाई डायरेक्शनल था हमारा, ठीक है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और जो ये है अपना एड्रेस बस, तो एड्रेस क्या है, सीपीयू से जाएगा, तो इसलिए ये नीचे की ओर बनेगा। मेमोरी में एड्रेस आएगा तो ये ऊपर की ओर एरो बनेगा, और इनपुट आउटपुट में भी एड्रेस आएगा तो ये ऊपर की ओर बनेगा। दिस इज यूनि डायरेक्शनल, बेसिकली सीपीयू से हम सब जगह एड्रेस भेजते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हमको इनपुट आउटपुट से वैल्यू लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल सिग्नल को बताएंगे, कंट्रोल बस को, कि भाई तुम जाओ इनपुट आउटपुट से डेटा लेकर के आओ,
ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एड्रेस दे देंगे उसको कि भाई तुम इस एड्रेस पर से लेके आओ। ठीक है, तो ये इधर से जाएगा, कंट्रोल इधर इनपुट आउटपुट हो गया, एड्रेस गया यहाँ से ये डेटा लेकर के आया और डेटा लेकर के ये मेमोरी जाके स्टोर कर दिया। बेसिकली मेमोरी का एड्रेस हम लोग भेजेंगे तो ये आएगा और मेमोरी को बताएगा कि भाई तुम्हारे इस जगह पर हमको डेटा डालना है। ठीक है, यहाँ से डेटा फेच करना हो तो फिर कंट्रोल सिग्नल एड्रेस भेजेगा और कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे मूव करेगा, एड्रेस भी इधर के लिए और मूव करेगा, यहाँ से एड्रेस उठाएगा, इस डेटा बस में लोड करके फिर वापस लौट आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये इसका डायग्राम होता है। एक चीज़ इसमें और पॉइंट याद रखना है अपने को, एक होता है मेमोरी कंट्रोलर। क्या होता है? मेमोरी कंट्रोलर। मेमोरी कंट्रोलर, इसका क्या काम होता है? मेमोरी कंट्रोलर का काम होता है मैनेजेस फ्लो ऑफ डेटा इन / आउट ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। मेमोरी कंट्रोलर क्या करेगा? नाम से ही पता चल रहा है मेमोरी कंट्रोल कर रहा है, इन एंड आउट को फ्लो कर रहा है। ठीक है, बेसिकली वो गेट कीपर है। ठीक है, गेट कीपर जो अपना ध्यान रखता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये वाला पोर्शन इसके साथ खत्म होता है। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ टॉपिक है अपना माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? हमने पढ़ा था इसके बारे में कि होल सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप होता है, सिंगल माइक्रो चिप पे, होल ऑफ सीपीयू ऑन सिंगल माइक्रो चिप। अब ये सीधा सीधी बीपीएससी ट्री का सवाल था। ठीक है, अगर एक सिंगल चिप पे पूरा सीपीयू हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बुलाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा प्रोसेसिंग एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन होता है इसमें। ठीक है, ये जो है अब जो है ये आईसीज पर बिल्ट होते हैं। ठीक है, नाउ बिल्ट ऑन आईसीज। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे ये माइक्रो प्रोसेसर्स बिल्ट होते हैं। ठीक है, इसमें हमको अब क्या देखना है ना कि जनरेशन वाइज जो माइक्रो प्रोसेसर में जो चेंज आया, मतलब माइक्रो प्रोसेसर इनिशियली स्टार्ट हुआ होगा, वो जनरेशन वाइज जो चेंज आता गया और क्या क्या उसमें चेंज आता गया, उन चीज़ों का एक टेबल है एनसीईआरटी में, वो दिया हुआ है। राइट, तो हम लोग उसको अभी देखने वाले हैं। तो चूंकि इसको स्पीड को मैं स्लो रखने का एक ही कारण है कि जैसे जैसे लिखते जाते हैं ना वैसे वैसे दिमाग में आपके सेट होता जाता है, एक क्राइटेरिया क्रिएट होता चला जाता है। राइट, तो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे अभी। नहीं तो मैं ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट मार सकता था, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि अपने को याद रहे चीज़ें। ठीक है, पहले तो जनरेशन, ये जन मतलब जनरेशन है, कौन से ईयर में आया? ईयर, जनरेशन ईयर, कौन सा चिप यूज़ होता था? ठीक है, कितना वर्ड होता था? ठीक है, मैक्स मेमोरी कितना होता था? क्लॉक स्पीड क्या होता था? क्लॉक स्पीड इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, देखेंगे अभी। कोर्स कितने थे? और एग्जाम्पल्स मतलब माइक्रो प्रोसेसर के नाम हम बेसिकली इसमें देखेंगे। तो पहला क्या है? कितने जनरेशन अभी तक आए? 5 जनरेशन अभी तक आए हैं। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है, मेरा फोटो आ जाता है ना साइड में। तो इसमें क्या है कि 5 जनरेशन है। पहला तो हमको क्या ध्यान रखना है कि इसमें 5 जनरेशन है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 जनरेशन। इसमें हम लोग 5 जनरेशन की बात करने वाले हैं। ईयर वाइज देखें तो ऑब्वियसली पहला जनरेशन जो है वो 1970s का था। पहला जनरेशन कब का था? 1970s का था, 1971 से 73 के बीच में। ठीक है, चिप कौन सा यूज़ होता था? लार्ज स्केल इंटीग्रेटर्स यूज़ होते थे। ठीक है, वर्ड साइज़ क्या था?
4 या 8 बिट होता था। ठीक है, मेमोरी साइज क्या था, 1 KB था। ठीक, क्लॉक स्पीड 108 से 200 किलोहर्ट्ज़ था। ठीक है, कोर्स कितने थे, सिंगल कोर था। और एग्जांपल इसका इंटेल 8080, इंटेल 8080। ठीक है, ये इसका एग्जांपल था। दूसरा क्या था कि 1974 में आया था, 74 से 78 के बीच में आया था। इसमें भी हम लोग LSI ही यूज़ कर रहे थे, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, 8 बिट का वर्ड था यहाँ पर। मैं वर्ड का मतलब बता चुका हूँ आपको। मैक्सिमम मेमोरी साइज 1 MB था। क्लॉक स्पीड, ठीक है, अप टू 2 मेगाहर्ट्ज़ था। यहाँ अप टू लिख लेते हैं ना, अप टू 2 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, प्रोसेसर क्या था, सिंगल ही था। और अपना इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इंटेल 8085 प्लस मोटोरोला, मैं मोटो लिख रहा हूँ, मतलब मोटोरोला की बात हो रही है, 6800, राइट। तीसरा कब आया, 1979 से 80। इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यूज़ होने लग गया, VLSI यूज़ होने लग गया। ठीक है, वर्ड का साइज 16 बिट हो गया, इसका 16 MB हो गया मेमोरी का साइज, मैक्स मेमोरी साइज 16 MB। ठीक है, 2 से 6 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में इसका स्पीड था, क्लॉक साइकिल्स था बेसिकली। ठीक है, सिंगल प्रोसेसर इंटेल 8086 था, राइट। उसके बाद चौथा जनरेशन अपना 1981 से 95 तक था। इसमें भी सेम VLSI यूज़ होता था। 32 बिट का आ चुका था, 32 बिट 4 GB, राइट, 4 GB का इसका मैक्सिमम मेमोरी साइज था। 133 मेगाहर्ट्ज़ तक। आप अचानक से देखिए कि कितना ज़्यादा इसका क्लॉक साइकिल बढ़ गया, अप टू 133 मेगाहर्ट्ज़ तक था। ठीक है, ये भी सिंगल प्रोसेसर पे काम करता था। इसका इंटेल 80386 था, 80386। और आखिरी जो जनरेशन है वो 1995 से 1995 से अभी तक, ठीक है, सुपर लार्ज स्केल। ठीक है, सुपर VLSI इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें 64 बिट का वर्ड हो गया, मतलब 64 बिट का कंप्यूटर तो आ ही चुका है ना। तो 64 बिट का जो कंप्यूटर आ चुका है, दैट इज 64 बिट कंप्यूटर, 64 बिट का उसका वर्ड हो जाता है। 64 बिट वो एक बार में प्रोसेस कर सकता है। 64 GB का मैक्सिमम मेमोरी साइज है इसमें। एंड इसका जो ये है 533 से मेगाहर्ट्ज़ से 34 गीगाहर्ट्ज़ तक जा रहा था। ठीक है, ये आपका मल्टी कोर था। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है, सारे सिंगल देखे हैं। अभी ये क्या आएगा, मल्टी कोर आएगा। मल्टी कोर आएगा। और इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे हम लोग, पेंटियम, बहुत पॉपुलर नाम है पेंटियम। विंडोज़ बहुत दिन तक चला था नहीं, सेलेरॉन। ठीक है, तो आप ये शॉर्ट में देख सकते हैं कि मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। इसके बाद अपना एक लास्ट टॉपिक है, स्पेसिफिकेशन। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेगा, यहाँ से ख़त्म ही पर है। क्या लिख के मैं कर रहा हूँ ना, तो आप तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन लिखने से क्या होता है, लिखते लिखते से क्या होता है ना, दिमाग में सेट होता जाता है। और पहले से लिखा लेके आऊँ ना, तो फिर वो दिमाग में एकदम बढ़िया नहीं बैठता। तो इसलिए मैं ही मेहनत कर रहा हूँ ना लिखने के लिए, कि आपको याद रह जाए चीज़ें। तो मेरा क्या, मैं तो कॉपी पेस्ट मार देता, क्या ही था, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज स्पेसिफिकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, इस वाले में आपको अगर ध्यान हो तो थर्ड या फोर्थ जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन,
ये वीपीसी ट्री 2 में पूछा था, इन दोनों में से कोई एक जनरेशन का सवाल वीपीसी ट्री 2 में सीधा ही उठ के आया था। उसमें पूछा था कि मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या होना होगा, ठीक है। तो उसका शायद 16 MB वाला, ये शायद थर्ड जनरेशन वाला ही था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से थर्ड जनरेशन ही था। 16 MB उसका करेक्ट आंसर था, पता नहीं वीपीएससी ने क्या माना नहीं माना, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो इसको हम लोग 4 भाग में देखते हैं। किसी भी माइक्रो प्रोसेसर है उसको अगर हम देखना चाहते हैं कितना एडवांस्ड है या कितना कैपेबल है, तो उसको देखने के लिए 4 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। पहला चीज़ क्या है, वर्ड साइज, कितने वर्ड साइज का है, वर्ड साइज का है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, मेमोरी साइज, मेमोरी साइज, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है, क्लॉक स्पीड, क्लॉक स्पीड, एंड चौथा क्या है, कोर्स। थोड़ा आप ये लोग बताइएगा कि ये जो लेक्चर 40 मतलब जो क्लास है वो 40 मिनट से ज़्यादा जा रहा है, तो क्या मैं एक आध टॉपिक मतलब अगले में ले लूँ या नहीं, ये 40 वाला चलता है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि आपके पास पॉज का ऑप्शन है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप पॉज करके फिर बाद में देख लेंगे, लेकिन आप कैसा प्रीफर करते हैं आप मुझे बताइए, मैं आपको उस हिसाब से बना के दूंगा, ठीक है। इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि वर्ड साइज क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट अ मल्टी प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम, ठीक है। मैक्स नंबर ऑफ बिट्स अ microprocessor, maximum number of bits a microprocessor can process, ठीक है, at a time, obviously at a time, एक समय में कितना बड़ा जो है बिट्स को वो प्रोसेस कर सकता है, दैट इज वर्ड साइज। ये हम जब बात कर चुके हैं। तो पहले क्या होता था, अर्लियर जो है वो 8 बिट का होता था, 8। अभी हमने क्या देखा कि नाउ, अभी हमने देखा ना 5th जनरेशन में 64 बिट्स तक गया हुआ है, 64 बिट्स तक गया हुआ है। तो आप 16 भी रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, 16, 32, 64 कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। मेमोरी साइज में क्या है, मेमोरी साइज मतलब मेमोरी का मतलब ही क्या हो गया, रैम साइज हो गया, ये रैम साइज हो गया, रैम साइज हो गया। किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये, रैम साइज डिपेंड्स ऑन वर्ड साइज, डिपेंड्स ऑन वर्ड साइज। क्यों वर्ड साइज पर, अगर वर्ड साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली आपको रैम ज़्यादा चाहिए होगा। वर्ड साइज मतलब क्या हुआ, एक मान लो एक पेज का साइज है 64 बिट का, अब वही 64 बिट का पेज का साइज है और आप 4 MB का ये मेमोरी लेके बैठे हुए हैं रैम, तो कैसे चलेगा, 4-5 पेज में ही भर जाएगा। मतलब एक एग्जांपल कह रहा हूँ, कैलकुलेशन मत लगाइएगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन रैम साइज, ठीक है। इसमें अर्लियर क्या था, अर्लियर 4 MB का होता था। आजकल क्या चल रहा है, हम लोग नाउ अप टू 16 एक्साबाइट तक का ले रहे हैं। हमने एक्साबाइट देखा था अभी, राइट, तो 16 एक्साबाइट तक ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड होता क्या है, पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्लॉक स्पीड होता है नंबर ऑफ पल्सेस, ठीक है, दाल नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर, जनरेटेड मैंने टाइमिंग सिग्नल से, बेसिकली पल्सेस आर टाइमिंग सिग्नल्स, नंबर ऑफ टाइमिंग सिग्नल्स जनरेटेड या पल्सेस जनरेटेड पर सेकेंड बाय क्लॉक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर एक क्लॉक होता है, वो पल्स जनरेट करता है, ठीक है। तो इसको ये क्लॉक स्पीड उसी के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। इससे जितना वो पल्स जनरेट करेगा पर सेकेंड, उतना ही उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी, राइट। तो स्पीड एट विच कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, एट विच कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। तो हम लोग इसको मेजर किस में करते हैं, मेजर्ड इन, अभी हमने देखा था क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन, चाहे तो ये किलो हर्ज में होगा, मेगा हर्ज में होगा, गीगा हर्ज में होगा, ठीक है। अभी गीगा हर्ज को क्या बोल लेते हैं हम लोग, बिलियन पल्सेस पर सेकेंड, बिलियन
पल्सेस पर सेकंड। ठीक है, तो ये गीगाहर्ट्ज के लिए है, ठीक है ना, किसी मेगाहर्ट्ज से मत रिलेट कर लीजिएगा, प्रॉपर इसके लिए मैंने ये बताया, बिलियन पल्सेस पर सेकंड। ठीक है, कोर्स में क्या होता है, अभी आपने सुना होगा ना कि भाई डुअल कोर, ऑक्टा कोर, तो ये सब कोर्स की बात होती है। तो बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट होता है, ये क्या होता है, बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट। ठीक है, अभी सिंगल कोर होते हैं हमारे पास, ठीक है, एक टास्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, वैसे क्या हो सकता है, डुअल हो सकता है, डुअल 2 टास्क करेगा। उसके बाद और क्या हो सकता है, क्वाड कोर हो सकता है, क्वाड कोर सुना होगा आपने, 4 टास्क करेगा। ऑक्टा कोर होगा तो ये क्या करेगा, 8 टास्क करेगा। ठीक है, तो जो जितना टास्क करेगा वो उसका कोर हो जाता है। तो बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट कहने का मतलब, अगर सिंगल कोर है तो एक बार में एक ही टास्क करेगा, डुअल कोर एक बार में 2 टास्क करेगा। तो इसके साथ हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, छोड़ दूँ क्या, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, देख लीजिए, लास्ट टॉपिक है अभी का, माइक्रो कंट्रोलर्स। यहाँ से भी सवाल डायरेक्ट आया था। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स। अब माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं, पहले तो इसका डेफिनेशन समझिए। पहले तो ये क्या है, ये स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है, स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है, यानी बहुत छोटा सा है। स्मॉल कह रहे हैं मतलब क्या हो गया, इसका क्या मतलब हो जाता है कि CPU, रैम, रोम एंड पेरिफेरल्स ऑन सिंगल चिप। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में क्या हुआ था, सिर्फ CPU था सिंगल चिप पे, यहाँ पर क्या है, सारे ही चीज़ें सिंगल चिप पे। ठीक है, अपने आप में ये माइक्रो कंट्रोलर के अपने आप एक कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये स्मॉल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं कि ये क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक टास्क के लिए है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इम्बेड करेंगे, BEDED, इम्बेडेड, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, इन अदर डिवाइस। एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में अपने को देखना है, तो एक है कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, ठीक है, माइक्रोवेव वेव की बात नहीं हो रही है, बेसिकली वो अपना वो मशीन होता है, एक माइक्रोवेव ग्रिलर टाइप का मशीन होता है, जिसमें आप खाना वाना भी पका सकते हैं। फॉरेन में ज़्यादा चलता है, इंडिया में तो चूल्हा ही ज़्यादा फेमस है ना, सीधा आग जलाओ, सबको ही जला दो। ठीक है, कैमरा पेन ड्राइव। अब जैसे इसका वॉशिंग मशीन का आप एग्जांपल ले लीजिए, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वॉशिंग मशीन में अपने को आजकल जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चल रहा है, उसमें क्या होता है कि हम कपड़ा डाल दिए, सर्फ डाल दिए, टाइमर सेट कर दिए, भूल गए, वो धो धा के सुखा करके हमको दे देता है। तो उसके अंदर कुछ तो लगा होगा ना जो सब चीज़ को कंट्रोल कर रहा होगा, तो वो माइक्रो कंट्रोलर होता है। वो बेसिकली क्या करता है कि जो उसका साइकिल्स है जो घूमता है वॉशिंग मशीन, ठीक है, उसको वो कंट्रोल करता है कि मान लीजिए 10 बार घूमेगा ऐसे, 10 बार घूमेगा ऐसे। ठीक है, बीच में सर्फ गिराना है, पानी गिराना है, थोड़ा लोड को बैलेंस करना है, और वो धो धा करके, ठीक है, 4 बार 5 बार पानी लो, पूरा को खंगालो और फिर पानी फेंकते चलो। ठीक है, बहुत पानी वेस्ट होता है उसमें। तो वॉशिंग मशीन में ये आपको माइक्रो कंट्रोलर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा डायग्राम है, वो हम लोग देख लेंगे और रैप अप करते हैं। ठीक है, डायग्राम। ठीक है, ये अपना हो गया। यहाँ पर क्या होता है, क्लॉक होता है, CLOCK, क्लॉक, CPU, ठीक है, मेमोरी, राइट। उसके अलावा इनपुट, आउटपुट और IO पोर्ट्स। ठीक, ये एक यूनिट में होते हैं। इसमें क्या होता है, कंट्रोल मूव करता है। कंट्रोल कैसे मूव करेगा, क्लॉक किसको बोलेगा, CPU को देगा,
ठीक है। राइट, तो ये क्या है, बस है बेसिकली। तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर हो गया। तो इसको एक पेज में देखना चाहें तो इतना माइक्रो कंट्रोलर का था। अब इसमें क्या सवाल पूछा गया था, ठीक है, इसमें सवाल ये सीधा था कि एक सिंगल चिप पे सब कुछ एम्बेडेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। राइट, ये हमारा बीपीएससी T2 में पूछा गया था। चलिए, इसी के साथ हमारा ये अभी का टॉपिक खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।